History rarely repeats itself, but कभी-कभी ये rhymes करती है in most terrifying ways. In 1945, following the surrender of Japan at World War II, allies ने ताइवान का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाइना को सौंप दिया। ताइवान जापान की 50 साल पुरानी कॉलोनियल रूल से आजाद हुआ, लेकिन ताइवानीज लोकल्स के लिए ये लिबरेशन जल्द ही ऑपरेशन में बदल गई। पोस्ट वॉर पीरियड में केएमटी यानी कुओमिंटांग अथॉरिटीज का कंडक्ट एक्सट्रीमली करप्ट और हाई हैंडेड था। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ने पॉपुलेशन में आक्रोश पैदा कर दिया। ये टेंशन फाइनली फरवरी 27, 1947 को एक फ्लश पॉइंट पर पहुंची। तैपे में स्टेट एजेंट्स ने कॉन्ट्राबैंड सिगरेट्स बेचने के शक में एक ताइवानीज विधवा को बुरी तरह से मारा, और जब वहां की भीड़ ने इस बात का विरोध किया तो ऑफिसर्स ने भीड़ पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक बाईस्टैंडर की मौत हो गई। अगली सुबह फरवरी 28 को प्रोटेस्ट पूरे आइलैंड में फैल गए। प्रोटेस्टर्स ने रेडियो स्टेशन कैप्चर करके पूरे ताइवान में रिवोल्ट की खबर ब्रॉडकास्ट कर दी, जिसके रिस्पॉन्स में गवर्नर चेन यी ने मेनलैंड चाइना से मिलिट्री रीइंफोर्समेंट बुला दिया और नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी ने इस अपराइजिंग को वायलेंटली क्रश कर दिया। एस्टिमेट्स सजेस्ट करते हैं कि इस मैसेकर में 18,000 से 28,000 लोग मारे गए। हालांकि एग्जैक्ट नंबर्स पर डिबेट आज भी जारी है। पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से ये डिसाइसिव मोमेंट था। इस इंसिडेंट ने ताइवान में मेनलैंडर्स और आइलैंडर्स के बीच एक परमानेंट साइकोलॉजिकल बॉर्डर खींच दी। आज जो टीपीपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो खुद को अलग मानती है, उसके रूट्स इसी 1947 के इंसिडेंट्स में है। लेकिन कहानी 1947 के दंगों तक नहीं रुकी। असली जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हुआ ठीक 2 साल बाद। 1949 में चाइनीज सिविल वॉर का क्लाइमेक्स आया। माओ सेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी जीत गई और चांग काई शेक की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आरओसी को भागकर ताइवान आना पड़ा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट नोट कीजिए, दिसंबर 7, 1949। इस दिन चांग काई शेक ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि ताइपेई अब रिपब्लिक ऑफ चाइना की टेम्पररी कैपिटल है। यहाँ पर कंफ्यूजन मत रखिए। उस वक्त ताइवान ने ये नहीं कहा कि हम अलग देश हैं, उन्होंने कहा कि हम असली चाइना है। उनका क्लेम था कि बीजिंग में बैठी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक रेबल ग्रुप है। इवन आज भी आरओसी कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 4 के हिसाब से उनका ऑफिशियल टेरिटरी सिर्फ ताइवान नहीं बल्कि पूरा मेनलैंड चाइना है। इस क्लेम को बैकिंग मिली यूएस की। 2 दिसंबर 1954 को सीनो अमेरिकन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी में अमेरिका ने लीगली लिख कर दिया कि वो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानता है, और अगर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसे डिफेंड करेगा। 1949 से लेकर 1971 तक यूनाइटेड नेशंस में चाइना की सीट और सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर बीजिंग के पास नहीं, ताइपेई के पास थी। सो फॉर 22 years ताइवान वाज द ओनली चाइना इन द आइज ऑफ वेस्ट। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, जस्ट इंटरेस्ट। 1971 में हवा का रुख बदला। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए चाइना की जरूरत थी। इस वजह से 2 बड़े डिप्लोमेटिक इवेंट हुए। पहला यूएन रेजोल्यूशन 2758 इन ईयर ऑफ 1971। यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया कि चाइना की सीट अब रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान के पास नहीं बल्कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास रहेगी। ताइवान वाज इफेक्टिवली एक्सपेल्ड। दूसरा था द संघाई कम्युनिके 1972। यूएस प्रेसिडेंट निक्सन की विजिट के बाद अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को एक्नॉलेज किया। यूएस ने माना कि देयर इज बट वन चाइना एंड ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। हालांकि यूएस ने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ एक्नॉलेज किया। यही वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है जिसने पिछले 50 सालों से शांति बनाए रखी है। अमेरिका ने ताइवान के साथ फॉर्मल रिलेशंस तोड़ दिए, लेकिन ऑफिशियल रिलेशंस और आर्म सेल्स जारी रखे। इस नैरेटिव में एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट आता है। पोस्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन प्रिवेलिंग कंसेंसस ये था कि ताइवान का कोलैप्स इनएविटेबल है। हाउएवर ताइवान ने इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट के थ्रू काउंटर किया और अपनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस मेंटेन की। 1987 में ताइवान की गवर्नमेंट ने मोरिस चैंग, जो कि एक इंजीनियर थे, उन्हें इनवाइट किया और एक कंपनी स्टार्ट की, TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आज TSMC दुनिया की लगभग 90% एडवांस चिप्स बनाता है। इसे हम सिलिकॉन सिल्ट कहते हैं। ताइवान इतना जरूरी हो गया है कि उस पर हमला करना पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमने सिलिकॉन सिल्ट की बात की, लेकिन 2026 में एक नई रियलिटी सामने आ रही है। दुनिया को समझ आ गया है कि एक आइलैंड पर 90% डिपेंडेंसी रखना इज अ थ्रेट फॉर अ ग्लोबल इकोनॉमी। इसलिए अब एक ग्रेट सेमीकंडक्टर माइग्रेशन शुरू हो चुका है। सबसे पहले अमेरिका, यूएस गवर्नमेंट ने चिप्स एक्ट के तहत बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप किए हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग वापस यूएस सॉइल पर आए। TSMC खुद एरिजोना में मैसिव प्लांट्स बना रहा है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि वो अब मेड इन यूएसए चिप्स यूज करेंगे। जैसे जैसे अमेरिका सेल्फ रिलायंट बनेगा, ताइवान की स्ट्रेटेजिक वैल्यू कम होती जाएगी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान भी अब रेस में वापस आ गया है। जापान की गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी रैपिडस ने IBM के साथ मिलकर 2 नैनोमीटर चिप्स बनाने का टारगेट सेट किया है। यूरोप में जर्मनी ने
ने इंटेल और TSMC के साथ डील लॉक की है और इस सप्लाई चेन शिफ्ट में इंडिया एक नया प्लेयर बनकर उभर रहा है। टाटा और PSMC का ढोलेरा प्लांट और माइक्रोन का असेंबली यूनिट ये दिखाता है कि वर्ल्ड अब चाइना +1 नहीं बल्कि ताइवान +1 पॉलिसी पर भी काम कर रहा है। इस ग्रेट सेमीकंडक्टर माइग्रेशन को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ताइवान के पास अपना लेवरेज खोने का डर अब रियल है। अब आते हैं सबसे डेंजरस पार्ट पर। व्हाई इज द क्लॉक टिकिंग स्पेसिफिकली फॉर 2027? यूएस इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट्स बार बार 2027 की डेट कोट करते हैं क्योंकि PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी 2027 तक जो PLA की 100th एनिवर्सरी है ताइवान को कैप्चर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। ये जरूरी नहीं है कि हमला 2027 में ही हो, लेकिन कैपेबिलिटी 2027 तक रेडी होंगी। 2026 में सिचुएशन इसलिए पैनिक वाली है क्योंकि वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज ने एलाइज में फियर क्रिएट कर दिया है। ट्रम्प का क्लियर स्टांस है ट्रांजैक्शनल सिक्योरिटी। उनका कहना है कि ताइवान ने यूएस का चिप बिजनेस चुरा लिया है और अगर उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए तो उन्हें पे करना पड़ेगा। इस अमेरिका फर्स्ट अप्रोच ने एलाइज में डर पैदा कर दिया है। डर इस बात का कि क्राइसिस के वक्त अमेरिका मदद के लिए नहीं आएगा। इस वैक्यूम को भरने के लिए ताइवान अब नई दोस्ती ढूंढ रहा है। ताइवान अब जापान के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया का रोल यहाँ बहुत कैलकुलेटेड है। एक तरफ इंडिया ताइवान के टेक इन्वेस्टमेंट्स का स्वागत कर रहा है, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर इंडिया न्यूट्रल है। हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशंस थोड़ी ईज हुई हैं। न्यू दिल्ली बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो ताइवान के चक्कर में वापस बीजिंग से रिलेशंस खराब करे। तो ताइवान आज ट्रिपल थ्रेट फेस कर रहा है। चाइना की मिलिट्री 2027 डेडलाइन के लिए तैयार हो रही है। अमेरिका की गारंटी ट्रम्प पॉलिसीज के अंडर अनसर्टेन हो गई है। इकोनॉमी यानी सिलिकॉन सिल्ट स्लोली डाइवर्सिफाई हो रही है। क्या ताइवान इस ट्रिपल थ्रेट से बच पाएगा या 2027 वाकई एंड ऑफ स्टेटस क्वो होगा?